Hello everyone and welcome back to the new episode of Himalayan Legends. This episode is presented by Yokohama India. Yokohama provides one of the best and finest tires for tough terrains. So ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए let's get started. वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा यू आर लेट बाय 10 years मतलब व्हाट तो वो थोड़ा सा था। उसके बाद रैलीज के लिए जॉब करनी शुरू कर दी कि जॉब करने का ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था, बट घर वालों ने पहले ही बोलते थे मतलब मारने के लिए तो हम पैसा नहीं देंगे ना। अब आप सोचिए हर साल F1 का फिनाले अबू धाबी में क्यों होता है। कई कंट्रीज में चलिए, इंडिया में तो अभी ऐसे लॉ नहीं है। नेपाल हम गए थे, नेपाल में हमने एक लॉ सुना है, अगर आपने किसी को ठोक दिया और वो बच गया तो आपको उसके इलाज में खर्चा देना है, पर अगर आपने उसको ठोक दिया और वो मर गया तो वन टाइम पेमेंट है 5 लाख। Let's talk about your सबसे फेमस रिकॉर्ड जो आपने सोलो नॉर्थ टू साउथ किया था, और वो भी इतने लिमिटेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में। उसके बारे में आप बिल्कुल डिटेल में बताएंगे क्या था, कैसे किया? पहले मेरा आइडिया बाइक पे करने का था, फिर माउंटेन गोट्स कैसे? इमेजिन कीजिए आपके पास आपकी कार 55 आवर्स के लिए है, तो आप क्या करोगे? ड्राइव पर घूमने जाओगे या फिर ट्रैक पर जाओगे? लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ने का सोचते हैं। जी हाँ, हिमालयन लेजेंड्स के आज के एपिसोड में वी हैव अ अमेजिंग गेस्ट who holds the record for fastest moving man from Leh to Kanyakumari. Please welcome the GOAT, the OG himself, पारस भिमटा। तो सबसे पहले पारस भाई, आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? मेरा नाम पारस भिमटा है and I am the fastest man to scale the length of India in a solo attempt. After that हमने टीम रिकॉर्ड किया है lowest to highest altitude from कुतनार to उनमिंगला। रिसेंटली लास्ट ईयर हमने फास्टेस्ट नॉर्थ टू साउथ, वो भी टीम रिकॉर्ड रन ही था, वो एक इलेक्ट्रिक कार में भी किया है। ओके। सो ज्यादातर ऑटोमोटिव्स, रिकॉर्ड रन्स, रैलीज, स्पीड से रिलेटेड। हाँ जी। इसके अलावा शायद आप माउंटेन गोट्स के भी ऑफिशियल वो जी माउंटेन गोट्स के साथ मुझे अराउंड 7 years हो चुके हैं। सो आई एम गोट 10 बेसिकली, सो इट्स माय कॉल साइन। सो मैं उनके लिए मीडिया हैंडल करता हूँ एंड उनके साथ पूरे इंडिया में एक्सपीडिशंस भी करता हूँ, रादर बी बाइक्स, रादर बी कार्स, एवरीथिंग। आपकी अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में बात आगे करेंगे, तब तक हम थोड़ा बहुत आपके बचपन के बारे में जानते हैं। ठीक है तो थोड़ा बहुत आप अपने बचपन के बारे में बताओ। बचपन में एक तो शरारती बहुत था सभी लोग ये बोलते हैं, और गाड़ियों से बचपन से ही प्यार काफी ज्यादा था। मतलब किसी की भी गाड़ी हो उसको देखना क्या है, कैसे है सिस्टम। और उसके बाद स्कूलिंग सबसे पहले जुब्बल से हुई। सो मेरा बर्थ जुब्बल का है और केडी पब्लिक स्कूल में मैं अराउंड 5th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद वी शिफ्टेड टू सरस्वती नगर सावड़ा, फादर की जॉब वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद डीएवी से ही स्कूलिंग हुआ। सो बीच में 1 साल के लिए घर वालों ने हॉस्टल में भी डाल दिया, ये अपना सोलन नौनी चिन्मय विद्यालय। अच्छा, हॉस्टल में पढ़े? हॉस्टल 1 साल। अच्छा, एक ही साल ज्यादा शरारती हो गए थे। टिका ही 1 साल वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस बुला लिया, फिर दोबारा डीएवी। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सुंदरनगर से जेएनजीसी से इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद अपना चंडीगढ़ में जॉब की ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और उसके बाद फिर रैली में घुस गए। तो पहले बाइक्स पे रैली किया करता था। सो आई पार्टिसिपेटेड इन रेड द हिमालय, सजोबा। सो वो 3-4 साल करने के बाद फिर ट्रैवल में घुस गए, एक्सपीडिशंस में घुस गए। तो बस अब तब से चल ही रहा है। पारस भाई, ये तो आपने काफी ऊपर से बताया, थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि बचपन में ये कार वाला या ऑटोमोबाइल साइड जाने का आपके अंदर वो कैसे जगा कि इसी साइड जाना चाहिए या दैट्स माय फील्ड? यार अंदर से ही कॉलिंग थी, मतलब गाड़ियों के बारे में, बाइक्स के बारे में अंदर से ही कॉलिंग थी। तो कॉलेज टाइम से भी एक बार 3 दिन का इवेंट था साउथ में, तो वहाँ घर वालों से बोल के कि हाँ मतलब कि मैं कहीं जा रहा हूँ पढ़ाई मतलब घूमने या कुछ ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा, और वहाँ निकल गया साउथ में। तो वहाँ पे गो कार्टिंग का सेशन हो रहा था। सो आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, तो कोयम्बतूर गया था। तो उस वक्त वहाँ जाकर मेरे को ये लगा कि ठीक है 3 दिन का इवेंट कर लेते हैं। उस टाइम 30-35 हज़ार रुपये लगे थे मेरे 3 दिन के। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे एक चीज़ का पता चला कि मैं बहुत बड़ा हूँ
मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कि मैं 19-20 ईयर्स का होऊंगा आई थिंक उस वक्त। बहुत बड़ा इन द सेंस क्योंकि वहाँ 3-3 4-4 साल के बच्चे कार्टिंग कर रहे हैं। So, आप उनको नहीं पकड़ पाओगे, आप 7 साल के 8 साल के बच्चे को नहीं पकड़ पाओगे। रीजन बीइंग उसका वेट इतना कम है, वो आपको स्ट्रेट्स में मार देगा। सो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा यू आर लेट बाय 10 ईयर्स, मतलब व्हाट। तो वो थोड़ा सा था, वहां से हुआ। फिर उसके बाद रैलीज के लिए जॉब करनी शुरू कर दी। कि जॉब करने का ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था, बट घर वालों ने पहले ही बोल दिया था कि मतलब मारने के लिए तो हम पैसा नहीं देंगे ना, मतलब वो चीज़ है। तो वहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, चंडीगढ़ में जॉब की, बाइक ली खुद की, वो तैयार कर रहे मैकेनिक के पास। उसके बाद रेड दी हिमालय में एंट्री ली फर्स्ट टाइम। वहाँ रैली के तरीके सीखे कि रैली कितनी एक्सट्रीम हो सकती है, कैसे ड्राइव करना है, पेशेंस कैसे रखना है। बिकॉज रैली की अगर एक स्टेज 72 किलोमीटर है, आपको उसमें ये देखना है कि आप पहला टास्क तो कंप्लीट करना है ना। कितना तेज कितना धीरे करते हो तो बात की बात है। अगर आपने पहले 50 किलोमीटर तेज कर लिया और उसके बाद अपनी बाइक ही तोड़ दी, यू आर आउट। तो रैली ने बहुत चीज़ें सिखाई, पेशेंस सिखाई। फिर सजोबा रैली चंडीगढ़ में, वो भी पार्टिसिपेट की। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब इसी लाइन में घुसते ही चले गए अंदर। तो वो है। फिर माउंटेन गोट्स कैसे? माउंटेन गोट्स। सो माउंटेन गोट्स मुझे मिले, जानता मैं पहले से था माउंटेन गोट्स को, बट डायरेक्टली कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। सो मैंने इसूजू 2018 जुलाई में ली, और उसके बाद 2018 अक्टूबर में मेरी रेड दी हिमालय रैली के लिए एंट्री थी बाइक में। सो मेरा लिगामेंट चला गया था उस वक्त। सो मैंने बात की कि क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाऊंगा। सो उस वक्त अपने परमार सर है, उन्होंने बोला कि तू रॉयल एनफील्ड की एक टीम है, बाइक पे आ रही है, उनको तू बैकअप दे दे, सर्विस। तो तेरे साथ टेक्नीशियन बैठेंगे, तेरे साथ स्पेयर्स होगा, रॉयल एनफील्ड का 6 बाइक्स को सर्विस देनी है। मैंने ठीक है। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात सूरज भाई एंड शाश्वत भाई से हुई, जो फाउंडर्स है माउंटेन गोट्स के। वो वहाँ पे ऑफिशियल होते थे रेड दी हिमालय के। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 2019 में सबसे पहला विंटर एक्सपीडिशन मैंने जो किया, ये लोग उससे पहले भी 4-5 कर चुके थे। वो हमारे लिए भी काफ़ी बड़ा हो गया। 2019 आप विंटर लस्ट सीरीज देखोगे माउंटेन गोट्स की, उस टाइम फर्स्ट मैं मीडिया संभाल रहा था, और वो भी मुझे किस्मत से मिला। वैसे एक जिप्सी वाले भाई मीडिया संभाल रहे थे, तो उस वक्त इसूजू बहुत ही नहीं थी। मतलब इसूजू सिर्फ 3 लोगों के पास थी पूरे कॉन्वॉय में, मैं, सूरज भाई, शाश्वत भाई। सो उस वक्त ऐसा था मतलब इसूजू का। और मीडिया वालों ने कहा कि जिप्सी की बजाय हमें ये दिया जाए, हम इस पे पीछे बैठ के ट्रैकिंग शॉट भी ले सकते हैं। तो सूरज भाई ने मेरे को बोला कि तू मीडिया का काम संभाल लेगा। मैंने बोला करना क्या है, मतलब मेरे लिए मतलब मैं बिल्कुल स्किल नहीं थी, पता ही नहीं था, तो स्किल पता ही नहीं था क्या है। तो उन्होंने कहा कि बस तूने क्या करना है कि अपना शूट के लिए तेरे को कभी ओवरटेक भी लेना पड़ सकता है, बेसिकली गाड़ी तेज चलानी। मतलब हाँ, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो बहुत बढ़िया कर लूंगा, शूट वूट मतलब लड़के कर लेंगे सारा। मैंने बोला ये तो बढ़िया काम है। फिर 2019 में मैंने सबसे पहले मीडिया ज्वाइन किया। बस तब से मीडिया का ही देख रहा हूँ, मेजरली मैं मीडिया ही देखता हूँ। जैसे भी ये वाला एक्सपीडिशन जो अभी फरवरी में करके आए हैं, उसके लिए अब मैं डेजिग्नेटेड शूट्स देखता हूँ। अब मैं कॉन्वॉय एंड वो नहीं देखता हूँ, अब हम डेजिग्नेटेड ब्रांड्स के लिए शूट देखता हूँ। जैसे इस बार मेरे पास स्कोडा था, तो स्कोडा की 2 कोडियक्स थी, तो मैं उन्हीं को ही शूट कर रहा था, उन्हीं का ही काम कर रहा था, तो वही कंटेंट था। तो गोट्स के साथ ऐसे मुलाकात हुई। उसके बाद गोट्स भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ, हम भी साथ एक्सपैंड हुए 7 साल में। अब ज्यादा काम गोट्स का ब्रांड के साथ ही है, जैसे हार्ले डेविडसन है, उसमें मैं लीड करता हूँ बाइक्स पे। उसमें थोड़ा अलग मेरा रोल है, क्योंकि हार्ले डेविडसन मीडिया अपना बंदा लेकर आती है, तो हमारा टीम रहता है। तो उसमें मैं बाइक्स का एक्सपीडिशन लीड करता हूँ। जैसे मैंने अराउंड 6-7 एक्सपीडिशन कर लिए होंगे इनके, ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान, मुन्नार, कोडाईकनाल, नॉर्थ ईस्ट। तो X440 की जितनी भी राइड्स है वो मैं लीड करता हूँ। तो वहाँ मेरा रोल थोड़ा बदल जाता है, बट काम गोट्स के साथ ही है। हाँ जी। तो पारस भाई, जैसे एक्सपीडिशंस की आपने बात की, बट अब लेमैन को ना समझ नहीं आती एक्सपीडिशन होती क्या है, मतलब नॉर्मली घूमने ही जाते होगे, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे उसके बारे में। सो एक नॉर्मल ट्रैवल एक एक्सपीडिशन कब बनता है ट्रैवल ही। एक्सपीडिशन जो टर्म है सबसे पहले निकली थी जो माउंटेनियर्स थे, जो बड़े पीक्स को एक्सपीडिशन कर रहे हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन में आप जो भी काम कर रहे हो इन अ ट्रैवल, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडिशन। बेसिक लेमैन मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो एक्सपीडिशन करवाते हैं 4x4 के विंटर में होते हैं, एक्सट्रीम -20-25 डिग्रीज पे आप जाओगे विद योर 4x4 सेल्फ ड्राइव व्हीकल रहेगा आपका। आपके पास इक्विपमेंट भी होना चाहिए, हम आपको सपोर्ट देंगे डेफिनेटली, बट हम कॉन्कर करवाएंगे आपको नई नई चीजें। जैसे इस लेटेस्ट विंटर एक्सपीडिशन में हम फरवरी में गोम्बोरंजन जांस्का टच कर दिया हमने।
जास्कर हाँ, रेंज। शिंकुला क्रॉस करके हमने जांस्कार भी टच कर लिया। तो वो सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। 102 गाड़ियों का कॉन्वॉय जांस्कार में था विंटर्स में। नो डाउट बर्फ भी इस बार कम पड़ी है तभी ये पॉसिबल हो पाया, बट फिर भी मतलब तो ये एक नया वो है चैप्टर की। एक्सपीडिशन बेसिकली क्या रहता है कि आपको एक जगह कॉन्कर करनी है जो एक्सट्रीम है, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडिशन। रादर यू डू इट ऑन अ फुट, रादर यू डू इट ऑन अ बाइक, और या फिर आप 4x4 गाड़ियों में किसी में भी कर सकते हो। लेमैन लैंग्वेज के लिए ये एक्सपीडिशन ज्वाइन कोई भी कर सकता है आपको अगर किसी को करनी है एक्सपीडिशन? डिपेंड करता है सर। जैसे हम एज ऑफिशियल जाते हैं, ऑफिशियल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और जो आपका ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं हमारे पास, अपनी गाड़ियां भी चला कर भी ला रहे हैं, तो इट्स बेसिकली इट्स अ पेड adventure. So you just pay, we will arrange your stays, we will have officials with you, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, we will have medical support for you, वो सब कुछ रहेगा। तो उस चीज का भी चार्ज। अच्छा वो चीज जी। पारस भाई, आपकी बातों से पता लगता है कि इतने पैशनेट थे आप पहले से, फिर आपने मोटर स्पोर्ट्स में ट्राई करने का नहीं सोचा कभी? मोटर स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया ही, उस वक्त कार्टिंग का ट्राई किया, दूसरी चीज रैली भी ट्राई की। सो मेरे हिसाब से दो चीजें इसमें, एक तो बहुत ही ज्यादा अर्ली एज से आपको तैयार होना पड़ेगा। मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो हम क्या 18-19 साल में ट्राई करने लगे। मेरा अर्ली बोलने का मतलब है 3 साल 4 साल। 3 साल 4 साल। अगर आपको इसमें फ्यूचर बनाना है, आपकी कंडीशनिंग 3 से 4 साल से शुरू होनी चाहिए थी। मतलब जितने साल से बच्चा स्कूल जाता है तब से ही। एग्जैक्टली उसी वक्त उसको कार्टिंग में घुसाना पड़ेगा आपको, या फिर अगर आपको मोटो जीपी में जाना है तो उसको उसी वक्त बाइक पे बिठाना पड़ेगा आपको। सो आप ये ले लीजिए, फर्नांडो अलोंसो जो F1 ड्राइवर है, काफी चैंपियनशिप जीती उन्होंने, अब एस्टन मार्टिन में, फरारी के साथ काफी काम किया उन्होंने पहले। वो 3 साल से शुरू कर दिया उन्होंने। 3 साल से। लुइस हैमिल्टन जानते होंगे, मर्सिडीज ऑफ फरारी में, अराउंड 4.5 years। मैक्स खुद मैक्स वर्स्टैपन तो चलिए फादर भी रेसिंग में ही थे, बट लुइस हैमिल्टन और जो अलोंसो है, इन दोनों का तो, लुइस हैमिल्टन का तो बिल्कुल उसके फादर का कोई लेना देना ही नहीं था F1 से, मतलब बैकग्राउंड ही नहीं था। बैकग्राउंड ही नहीं था, बट उन्होंने फिर भी इन्वेस्ट किया वो पैसा फर्स्ट थिंग और टाइम। मतलब ये मानकर चलिए कि अगर आपको F1 तक पहुंचना है तो मिलियंस की गेम है, चाहे इंडिया में चाहे बाहर आपको पहुंचना है। सो दो चीजें हैं, फर्स्ट इज द टैलेंट, सेकंड इज द कंडीशनिंग स्टार्टिंग से ही, थर्ड इज द मनी। मनी, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। सो उस हिसाब से अगर इंडिया की बात की जाए कि अभी क्या कल्चर चल रहा है मोटर स्पोर्ट्स में, इंडिया में जो भी नेशनल रैलीज होती है वो चल रही है, उसमें लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मेजरली साउथ के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एज कम्पेयर टू नॉर्थ से हमारे हिमाचल से ही एक आदित्य ठाकुर जी है, वो वॉक्सवैगन, आई डोंट नो उनकी टीम का क्या नाम है, वॉक्सवैगन पोलो ड्राइव करते हैं वो INRC में, इंडियन नेशनल चैंपियनशिप के ड्राइवर है वो, और Tier 1 के ड्राइवर है। सो वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी पेस है उनकी। बट हिमाचल नॉर्थ से काफ़ी कम लोग हैं, साउथ में ज़्यादा ये कल्चर है रैलीज का। और अगर मतलब बताया जाए कि अगर आने वाले टाइम की बात करूं मैं, तो हाँ डेफिनेटली अगर इस स्पोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा, एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट से हटाकर ध्यान दिया जाएगा इन स्पोर्ट्स पे, तो डेफिनेटली आगे हम लोग बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में इंडिया को भी देख सकते हैं। पारस भाई, जैसे हमने देखा F1 देखते हैं, Formula 2 Formula 3 देखते हैं, उसमें हमको कहीं ना कहीं इंडियंस दिख जाते हैं जी। नो डाउट, इससे ये पता लगता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वो बंदे होते हैं वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन होते हैं, बाकी जो उनकी ट्रेनिंग कंडीशनिंग वो सब बाहर से हुई होती है। वो बात यहाँ पे ब्रदर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आ जाती है ना। अब अगर आपको डिटेल ट्रेन होना है, मान लीजिए कल को मेरा ही बेटा है, मान लीजिए 3 साल का हो गया, मैं उसको कहाँ ट्रेन करूंगा इंडिया में? मेरे पास पैसा है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊं जहाँ पे ऐसे टेस्ट ट्रैक्स है, जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज है, जहाँ पे ऐसा कल्चर है। अब जैसे आपका यूके में बहुत अच्छा कल्चर है इसका, जर्मनी आप जाओगे वहाँ बहुत अच्छा कल्चर है इसका, और अब दुबई में भी, यूएई जो स्टेट अपना दुबई हो गया, आपका अबू धाबी हो गया, इसमें भी ये चीज़ें बढ़ रही है क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स। अब आप सोचिए हर साल F1 का फिनाले अबू धाबी में क्यों होता है? क्यों? अच्छा इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने। दे हैव गुड ट्रैक्स, ट्रैक अच्छा है, प्रॉपर्टीज अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उठता है एक साथ, सिर्फ
सिर्फ ट्रैक बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको सराउंडिंग को भी डेवलप करना पड़ेगा, एक कल्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी भी फिर उसके अराउंड वो डेफिनेटली इकोनॉमी में भी तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी चीजें हैं, इसमें इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा अगर मोटर स्पोर्ट्स में आगे कोई फ्यूचर देखना है। इसके अलावा इंडिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे इस फील्ड में जैसे आपने बोला कि गो कार्टिंग वगैरह तो होती है, इससे आगे लेवल तक कुछ नहीं हो सकता? देखिए मेन जो चीज है, अगर आपको ट्रेन करना है ट्रैक रेसिंग में, अभी जो हम बात कर रहे हैं F1 रेसिंग या फिर मोटो जीपी, दीज आर द ट्रैक रेसेस। एक डेजिग्नेटेड क्लोज सर्किट है, यू हैव टू लैप ओवर द सर्किट, ठीक है, हर उसी सर्किट का आपको लैप लेना पड़ेगा, वो कॉर्नर वहीं रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला, बस आप उस कॉर्नर को कितने अच्छे से ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम एंड योर पोजीशन, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है मल्टीपल ट्रैक्स बनाना। कल्चर भी आप बनाओगे, एक इंसान नॉर्थ में भी रेस कर रहा है, साउथ जा रहा है, साउथ में रेस कर रहा है, जितने डिफरेंट ट्रैक्स पे वो ट्राई करेगा उतना ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी ही उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एक कल्चर लेकर आना पड़ेगा कि इस तरह से हम इसको करेंगे, और बहुत छोटी एज से ही बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा इंडिया में भी हमारा एक वो तो है, क्या बोलते हैं, एक सर्किट है BIC, सर्किट, उसका क्या इशू है? वो पहले शायद वहाँ F1 होती थी बट अब नहीं होती है वहाँ। 2013 या 14 वाला सीजन आई थिंक सेबेस्टियन वेटल वहाँ पे जीते भी थे। सो उन्होंने अपनी वर्डिंग में भी ये चीज़ कही थी कि इंडिया का ट्रैक बहुत अच्छा है, पर एक डिफरेंस है, BIC गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, बाइकर्स शायद से उतना पसंद नहीं कर रहे उसे, जो मोटो जीपी अभी रिसेंटली हुई। सो 2-3 चीजें हैं, उस वक्त आपका वेन्यू था BIC, अब F1 भी टारगेट करना चाहती है, वी आर अराउंड 1.4 बिलियन पीपल, इतना बड़ा मार्केट साइज किसी के पास नहीं है। सो F1 भी उस वक्त टारगेट करना चाहती थी, बट मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, बट ये गवर्नमेंट के थ्रू ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, या फिर अच्छे से इनिशिएट भी नहीं किया, या कंफ्यूजन कह लो। बिकॉज हुआ क्या कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये चीज बोली, इसमें जो टैक्स है वो स्पोर्ट्स वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ही नहीं है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम कि ये स्पोर्ट्स ही नहीं है। तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं कि ये कौन किसकी गवर्नमेंट में हुआ था। सो दे सेड कि ये तो एंटरटेनमेंट है, इस पे जो टैक्स है वो डबल या समथिंग इतना ज्यादा लगेगा एज ए एंटरटेनमेंट टैक्स। सो FIA सेड दैट कि अगर हमारे कंडीशंस ही नहीं मेट हो रहे तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैक है। इन द F1 कैलेंडर अगर पूरी साल में अगर 20 रेसेस होनी है तो आपको वैसे भी एक ही रेस मिलनी है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में 2 बार रेस हो जाएगी, होगी तो एक ही, उसके बाद कहीं और वेन्यू शिफ्ट हो जाएगा। तो उस चीज को देखते हुए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये चीजें क्लियर करनी चाहिए, अगर अब ये इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है F1 हमारे पास आए। सो दिस इज द पिनेकल ऑफ मोटर स्पोर्ट्स। F1 ड्राइवर्स आर सुप्रीम एथलीट्स। एक F1 ड्राइवर एक रेस में 5 से 6 किलो वेट लूज करता है। इट्स क्रेजी। आप उसको एंटरटेनमेंट कैसे बोल सकते हो? सो आपको नॉलेज पहले तो नॉलेज दीजिए ना कि है क्या, क्यों है, बाहर कैसे हो रहा है, हम इसमें क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम दूसरे देशों से बेटर कर सकते हैं। बट नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना, उस तभी कर पाओगे आप इम्प्रूव। तो वो चीज है, उस पर थोड़ा देखना पड़ेगा तो हो सकता है। पारस भाई, जैसे कि हम देखें ना, वर्ल्ड लेवल पे भी देखें, बहुत इंस्टेबिलिटी है आजकल, वर्ल्ड वॉर 3 की भी कंडीशन बन रही है। तो आपको क्या लगता है इंडिया में हो सकता है समथिंग? इंडिया में डेफिनेटली शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। अभी इंडिया फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है इसमें पूरी तरह से न्यूट्रल है, ठीक है। और जितनी भी कंट्रीज इसमें है, बड़ी वर्ल्ड कंट्रीज, आपका जो वॉर की जो सिचुएशन बन रही है उस पे है, तो इंडिया पे शिफ्ट की जा सकती है, क्योंकि ड्राइवर्स भी देखेंगे ये चीज कि हाँ हम इतना रिस्क ना ले यहाँ। बट अगेन मेरा पॉइंट वही है कि BIC आपके पास सर्किट बना हुआ है आपका, बट घूम फिर के बात यही आ गई कि आप अबू धाबी का वेन्यू इंडिया शिफ्ट कर सकते हो, बाकी तो आपका कैलेंडर वैसे ही चलेगा। आई थिंक जो आपका इटली में रेस हो रही है, जर्मनी में हो रही है, दैट विल बी द सेम। बट हाँ वो शिफ्ट हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन दैट के उसके लिए प्रपोजल भी तैयार होना चाहिए और दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होना चाहिए। सही बात वो है जी। जैसा अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी अब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस थोड़ा समझ रही है कि इसके अराउंड कितनी इकोनॉमी रिवॉल्व हो रही है। सेकेंडली जो F1 का क्रेज इंडिया में काफी बड़ा है, मेरे को ऐसा लगा काफी टाइम से काफी बड़ा है। देखिए ये एक दो चीजें ये जो बड़ी है, वो नेटफ्लिक्स पे आपने सीरीज देखी होगी, ड्राइव टू सर्वाइव।
जब से वो आनी शुरू हुई, लोगों ने वो देखनी शुरू की, लोग डिटेल में घुसे कि अरे, क्योंकि अगर हम लोग तो F1 बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, मतलब रेसेस बहुत पहले से देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत पहले से घुसे हैं। होता क्या है, F1 चाहे MotoGP, दोनों चीजें टॉप ऑफ द लाइन मानिए आप इसे, ठीक है। आप बाइक्स की बात करें चाहे गाड़ियों की बात करें, आपको पता है वेंटिलेटेड डिस्क्स मारुति 800 में भी है। जो डिस्क रोटर देखोगे आप, उसमें स्लॉट्स बने हैं। आपको पता है सबसे पहले वो F1 में आई थी, उसके बाद ट्रिकल डाउन होकर, बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रिकल डाउन होती है। सो पारस भाई, लेट्स टॉक अबाउट योर सबसे फेमस रिकॉर्ड जो आपने सोलो नॉर्थ टू साउथ किया था, और वो भी इतने लिमिटेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में। उसके बारे में आप बिल्कुल डिटेल में बताएंगे क्या था, कैसे किया? बिल्कुल। सो एक इंसेप्शन था दिमाग में कि एक रिकॉर्ड करना है, वो भी करना भी सोलो है। ये आया कब था आपके माइंड में सबसे पहले? तो सबसे पहले 2019 में एक थॉट प्रोसेस था। पहले टीम के रिकॉर्ड रन के बारे में बातें चल रही थी, फिर वो डिले होता जा रहा था, फिर टीम का रिकॉर्ड किया हमने, बट उसके बाद किया। सो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को सोलो ही कर लेना चाहिए। पहले जो आइडिया था, पहले मेरा आइडिया बाइक पे करने का था, वो थोड़ा ज्यादा ही क्रेजी आइडिया था। बाइक पे तो मैं डेफिनेटली अभी भी नहीं करूंगा, बट हाँ, फिर मैंने वो चीज शिफ्ट की कि गाड़ी पे भी ट्राई किया जा सकता है। ड्रॉप कैसे किया आपने आइडिया बाइक वाला? यार बाइक वाला आइडिया, मतलब टू वेरी फ्रैंक, इंडियन रोड्स पे 4000 किलोमीटर बाइक पे आपको बहुत ज्यादा तैयारी चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी चाहिए। आपको सबसे पहले एक सैनिटाइजिंग कार चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो कि आपके आगे चले। आपको उस लेवल का, मतलब खुद से तेज ड्राइवर चाहिए आपको उस गाड़ी में, क्योंकि आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आपसे पहले ही पहुंचेगा ऑब्वियसली। प्लस आपको सपोर्ट चाहिए, कहीं भी रात में आपको लाइट्स बहुत ज्यादा चाहिए। बाइक्स पे बहुत ही ज्यादा रिस्की है व्हेन यू आर ऑन अ 4 लेन हाईवे। अगर आप बात करें तो मच्छर है हम, अगर बाइक पे आप चल रहे हो, यू आर जस्ट अ मच्छर फॉर द ट्रक्स। सो मेरे हिसाब से वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर तो आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप पूरा इंडिया ड्राइव करें, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप एक स्पीड रन पे जा रहे हो, आपके ऊपर टाइमिंग का प्रेशर भी है, आपके ऊपर फटीग भी है, आपको अलर्ट भी रहना है, तो बाइक मेरे लिए, आई थिंक कि जब मैंने रिकॉर्ड बनाया 2022 में, उससे पहले मैं कर लेता बाइक का तो हो सकता था। अदरवाइज उसके बाद तो मेरी आंखें खुल गई कि नहीं, बाइक पे तो नहीं करूंगा। तो वो चीज है। नींद का भी रहता है ना, फिर नींद का भी है, बाइक पे फटीग आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, वो चीज है। फिर उसके बाद कैसे गाड़ी का कैसे प्लान किया आपने? गाड़ी का फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या है, कैसे है, किसका है। सो जब मैंने सबसे पहले सर्च किया तो रिकॉर्ड रन था एक जीप कंपस का, दैट वाज अराउंड 63 आवर्स, जो उस वक्त तक पोस्ट हुआ था। अच्छा। 2019 में वही था, 2020 में वही था, 2021 में भी वही था। मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, ये तो मतलब बहुत बढ़िया है, 63 तो कर ही लेंगे, डुएबल है। उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे प्लानिंग चली पूरी कि ये सेक्शन कितने में करोगे, ये सेक्शन कितने में करोगे, इस सेक्शन में क्या एडवांसमेंट हुई है, या फिर इस सेक्शन में क्या डिग्रेडमेंट हुई है। तो वो सब कुछ जब हमने निकाला, तब भी हमारा टाइम 70 घंटे आ रहा था। तो ये तो दिक्कत है। फिर धीरे धीरे करके, कहीं से कट टाइम करके प्लानिंग करके हम अराउंड 58-60 की रेंज में आ गए कि इतने में हो सकता है। उसके बाद बॉम्ब ड्रॉप हुआ। उसके बाद 2021 कोविड के आसपास, लॉकडाउन के आसपास, जो स्कोडा ऑक्टाविया आरएस मिस्टर ध्रुव गांधी ने रिकॉर्ड बनाया, वो 56 आवर्स 20 मिनट्स का आ गया। 4 घंटे का तो सीधे ही कट गए एक्सपेक्टेशन से। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हाँ, तो 63 को करते करते ये हो गया था, अब 56 को चेज करना पड़ेगा। तो वो पूरा बोर्ड ही मिटा दिया। फिर नया बोर्ड लगा, गाड़ी के एडवांसमेंट्स उस तरह से की, टाइमिंग की एडवांसमेंट उस तरह से की। तो मतलब अराउंड 6-7 महीने की प्लानिंग थी इसके पीछे। बॉडी के लिए तो शायद था भी आसान एज कम्पेयर ट्रैफिक के हिसाब से, तो मैं बोलता हूँ ट्रैफिक और गाड़ी दोनों के हिसाब से मैं बोलता हूँ, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड रन में उन्होंने रेस्ट टाइम लिया है, दैट इज अराउंड 7 आवर्स। तो 7 घंटे सोए। अगर आप ड्राइविंग टाइम की बात करें, वो मेरे से तेज ड्राइविंग टाइम है उनका ड्राइविंग टाइम अराउंड 49 आवर्स समथिंग है, मेरा ड्राइविंग टाइम अराउंड 53 आवर्स समथिंग है। बट रिकॉर्ड तो टोटली काउंट होगा ना, रिकॉर्ड टोटल काउंट होगा। सो और गाड़ी का भी डिफरेंस है ब्रो। दैट वाज अ स्कोडा ऑक्टाविया वीआरएस अराउंड 230 bhps, और 80% ऑफ द रिकॉर्ड रन तो आपका हाईवे पर ही है। सो एक बार वो चंडीगढ़ टच हुई, उसके बाद आप उसको इसूज़ू से तो टच नहीं कर सकते। वो डेफिनेट चीज़ है, वो नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो वो है, बेटर ब्रेक्स है, हर चीज़ है। पर एंड्योरेंस रिकॉर्ड रन्स में यही चीज़ होती है कि आपका टोटल टाइम काउंट होता है,
व्हाट यू डू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपको सोना है सोइए, नहीं सोना है मत सोइए। सेम गोज टू, अगर इन फ्यूचर किसी को मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है तो अगर मैं 2 घंटा सोया हूं तो उसको तो सोना ही नहीं पड़ेगा ना। सो वो भी थोड़ी सी एक चीज है। जी जी जी। फिर पारस भाई आपने ऑन बोर्ड तो आपने तैयार कर दिया पूरा प्लान, फिर एग्जीक्यूशन कैसे हुई? एग्जीक्यूशन के लिए हमने टाइम चुना, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ये रिकॉर्ड रन कर रहे हैं, आज तक के जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं दैट इज अराउंड सितंबर। जितनी भी डेट्स देखोगे आप सितंबर सितंबर सितंबर। ऐसा क्यों, कुछ स्पेसिफिक? 2 चीजें आती है उसमें। पहली चीज लद्दाख का ट्रैफिक कट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतने लंबे रिकॉर्ड रन में आप जा रहे हो, आपका प्लेन्स की गर्मी थोड़ी कट हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप जून में करोगे तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है, आपके टायर्स ओवरहीट हो सकते हैं, आप खुद भी ओवरहीट हो सकते हो। सो उस वजह से सितंबर आता है। अक्टूबर क्यों नहीं आता है? क्योंकि लद्दाख ही बंद हो जाता है। सो और विंटर्स क्यों नहीं आ रही है? 2 चीज़ें उसमें भी, एक तो कोहरा जो कि हाईवेज पे पड़ता है, सेकंड थिंग इज दैट योर अगेन लेह वाला सर्किट बंद ही रहता है। सो लेह मनाली हाईवे जो है आपका वो क्लोज रहता है। तो इस वजह से जो मैक्सिमम ऑफ द रिकॉर्ड्स है, जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, दैट इज इन सितंबर ओनली। आपने भी सितंबर में किया था जी। सो बैक इन 2022 मैंने ये रिकॉर्ड किया था। सो अराउंड 6-7 महीने की जो मैंने आपको बताया प्रेपरेशन ऑन द बोर्ड एंड प्रेपरेशन ऑफ योर ओन बॉडी। सबसे पहले मैंने सीखा स्लीप डिप्राइव्ड रहना। उस रिकॉर्ड रन के बाद मुझे एक चीज का रियलाइजेशन बहुत हो, जैसे होते हैं पहले जवान होते हैं कि अरे क्या कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे की भी चलेगी नींद, 4 घंटे की भी चलेगी। उस रिकॉर्ड रन पे मैंने स्लीप डिप्रिवेशन को इतना एक्सट्रीम तक मैं ले गया कि मैं, आपको पता है, मैं एक्सपीडिशंस पे भी जाता हूँ या फिर नॉर्मल भी घर पे रहता हूँ, मेरा सबसे बढ़िया 8 घंटे की नींद है। मैंने वो लेनी ही लेनी है, 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप। मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं, क्योंकि उन दिनों मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज किया। सो मेरी एक ड्रिल हुआ करती थी। सो मैं 3 दिन स्ट्रेट जागता था, 3 दिन 3 रातें। सारा शेड्यूल नॉर्मल है, आप वैसे ही खा रहे हो, वैसे ही वर्कआउट कर रहे हो, वैसे ही वीडियो गेम्स खेल रहे हो, सब ओके। पर करना आपको ये 3 दिन 3 रातें लगातार है, 72 आवर्स। सोना नहीं है, सोना नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। सो 1 हफ्ते में 3 दिन ये कर लिए, 4 दिन फिर फुल रेस्ट किया, बढ़िया। फिर अगले हफ्ते में मैंने लास्ट के 1-1.5 महीने में ऐसे ट्रेन किया खुद को। और दूसरी चीजें, काम ऐसे करने जिसमें आपका, चलिए बॉडी का उतना यूज ना हो, दिमाग का बहुत यूज हो। जैसे उस वक्त मैं ये अपना पबजी बहुत खेलता था, उस दिमाग पे आपने पबजी खेलनी है और एफिशिएंटली खेलनी है। ऐसे नहीं कि आप बैठ के कहीं पे बस नाम के लिए गेम खेल रहे हो, एफिशिएंटली खेलनी है। तो या फिर आपका अपना, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में लग जाओ जिसपे आपका दिमाग उस पॉइंट पे भी काम कर सके। और ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर लेती है, सबसे अच्छी चीज इसकी यही है। जनरली आर्मी वालों को भी ये ड्रिल्स करवाई जाती है। करवाई, आर्मी वालों को पता नहीं है बट ये बहुत खतरनाक वाली ड्रिल्स थी मेरे लिए। सो एक दिन तो मुझे ये नहीं समझ में आया वो हुआ कैसे मेरे साथ, मतलब शट डाउन ही हो गया पूरा। सो ब्लैकआउट। सो मैं अपनी वर्कशॉप में बोर्ड पे कुछ लिख रहा था, दिन का टाइम था और वो अराउंड 3rd डे था मेरा, और मैं लिख रहा हूँ और ठक, फ्लैट ऑन द ग्राउंड ब्रो। मेरे को ये नहीं समझ ये हुआ क्या मेरे साथ। और पानी वानी के छींटे मारे भाई, मेरे को लगता था वो सिर्फ फिल्मों में होता है कि पानी के छींटे मार के आदमी उठता है, सच में उठता है। मुझे उस दिन पता चला उठता है। तो उठाया, मेरे को ब्रदर आया था छोटे वाला, तो क्या हो गया भाई? मतलब यार समझ ही नहीं आया हुआ क्या है, मतलब ऐसा लगा कि स्विच ऑफ ही कर दिया है बॉडी को। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा डिले करना शुरू किया उस चीज को कि ठीक है, हर हफ्ते ये करने से बेटर है कि 2 हफ्ते में करूँ ये। सो वो प्लानिंग रही। फिर उसका लेह मैं अराउंड 5 दिन पहले पहुंच गया था, बढ़िया रेस्ट किया लेह में। मैं सिर्फ खाता था और सोता था, वहां मैंने अपनी नींद पूरी की। सो वो था। और उसके बाद स्टार्ट में भी थोड़ी दिक्कत आई। सो पहले जो डेट मैंने प्लान की थी दैट वाज 20th सितंबर 2022। सो 20th सितंबर को मैंने स्टार्ट लिया अराउंड 3 in the evening। सो बेसिकली टाइम शीट का खेल है सारा। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइम शीट। अगर आप 3 बजे लेह से निकले और सब कुछ अच्छा रहा तो आप बैंगलोर कितने बजे पहुंचे? कैलकुलेट करके सारा। हाँ, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड जितने भी है, आप कितने भी इंटरव्यू सुनोगे, और मैं भी यही चीज बोलता हूँ, सारा रिकॉर्ड रन बैंगलोर के चारों ओर घूमता है। अगर आप बैंगलोर ट्रैफिक में फंस गए सो आपका गेम ओवर है।
तो फिर पारस भाई, जैसा आपने बताया कि आपने जितने भी हिंड्रेंसेस थे, जो चाहे आपका बेंगलुरु का जाम हो, उस सब को क्लियर करके आप जब फाइनल उस पे पहुंचे जहां आपका फाइनल डेस्टिनेशन थी, तो उस टाइम फीलिंग क्या थी और आपको क्या पता लग रहा था कि मेरा हो गया, टाइम में हो गया मेरा? बड़ी ये ना, मतलब हैदराबाद में एक थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट कैसे, मतलब अब मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया पूरे रिकॉर्डर में। सो मैं लेह से एक सैंडविच खाकर चला हूँ और अराउंड सुंदरनगर में मैंने बॉइल्ड पोटैटोज लिए, दैट्स इट। और बैंगलोर में एक चीज़ बर्गर खाया, तो ये था। तो बैंगलोर से पहले हैदराबाद जब आप घुसते हो वहाँ पे नेहरू ORR आता है, नेहरू आउटर रिंग रोड। सो जब उस पर एंट्री करते हैं तो वहाँ की स्पीड लिमिट है 100 और बहुत सीरियस स्पीड लिमिट है वो 100। वहाँ पे आपको 100 ही फॉलो करनी है। तो मैं रिलैक्स मोड में था बढ़िया, और मैंने रेड बुल ले रखी थी। अब थकान भी हो गई, नींद भी आ रही थी, तो मैंने 3-4 रेड बुल पी ली उस टाइम पे। वो जो अराउंड 120 किलोमीटर्स का रिंग रोड है वो, और मेरे को 80 किलोमीटर उस पर ट्रैवल करना था मेरे एग्जिट के लिए। और मैं 100 की स्पीड में बढ़िया बैठा हूँ, रिलैक्स हूँ और रेड बुल पिए जा रहा हूँ, और मुझे होगा कैफीन का ओवरडोज। और ये बड़ा गलत है भाई, मतलब बहुत तगड़ा है ये। हेलुसिनेशन हो रही है, हार्ट रेट बहुत ऊपर चली गई, दिमाग काम करना बंद कर गया। मैं गाड़ी एक जगह रोक दी, मैं बाहर उतरा गाड़ी से और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पीछे गाड़ी का बैग खोला, उस पे सोया पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप वाले खाना खा रहे थे। मैं उनको बोला, मतलब उठा देना मेरे को आधे घंटे में, अब नींद आ नहीं रही है। आप सोचो अराउंड 45 आवर्स इन द रिकॉर्डर, और नींद भी नहीं आ रही है कैफीन की वजह से, कैफीन ओवरडोज की वजह से। सो हार्ट रेट स्पाइक हो गया है। फिर वहाँ से मैं बैंगलोर पहुँचा। बैंगलोर में मेरे कसेट थे हरी सर, वो मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को चीज़ बर्गर खिलाया, तब थोड़ा सा ठीक हुआ मैं। और उसके बाद जो रिकॉर्डर था, सो अराउंड 664 किलोमीटर्स बचा था वो, और मैंने वो डिस्टेंस अराउंड 5 आवर्स 38 मिनट में कवर कर दिया था लास्ट में। तो जो रिकॉर्ड रन बना है वो फाइनल स्ट्रेच पे बना है। बहुत ही तगड़ा रन था वो, मतलब शायद से आज की डेट में भी वो एड्रेनलिन रश अभी भी ना मिले अगर हम अभी भी वो बैंगलोर टू कन्याकुमारी वो करें स्ट्रेच। रोड्स बहुत अच्छे है वो, वहाँ पे दिक्कत है नहीं ट्रैफिक की, स्पीड लिमिट अच्छी है, अराउंड 100 की स्पीड लिमिट है वहाँ पे। तो बढ़िया, मतलब उस पर एवरेज स्पीड निकाल के, और जब लास्ट में कन्याकुमारी पहुंचा, तो जब कन्याकुमारी इज जो इंटरसेक्शन आता है ना, सो इट्स जस्ट लाइक कि इट्स अ टी पॉइंट। आप टी पॉइंट में पहुंच रहे हो और आगे सीधा सी है, उसका आगे कोई रोड ही नहीं है, मतलब या लेफ्ट आप जा सकते हो या राइट जा सकते हो, आगे कुछ आप नहीं। सीधे कुछ भी नहीं है आगे। सो वो समुद्र के सामने वाली फीलिंग, वो एक अचीवमेंट। अगर आप इतना 2 दिन से आप लगातार किसी चीज के लिए पुश कर रहे हो, मतलब ऑन प्रैक्टिकल, और थ्योरी में तो आप घुसे ही हो 7-8 महीने से, वो अचीव जब आप करते हो तो नेचुरली मतलब बहुत सारे इमोशंस इकट्ठे आते हैं। मतलब आपको खुशी भी होगी, रोना भी आएगा, प्राउड भी फील होगा, बहुत सारी चीजें। टाइम खुद से ट्रैक कर रहे थे आपकी, मेरा हो रहा है टाइम में, टाइम के लिए मैंने बताया ना, वर्चुअल को ड्राइवर थे मेरे पास, वो हर चीज ट्रैक कर रहे थे। सो उन्होंने यही चीज बोली मुझे लास्ट में भी, कि लास्ट में मैंने थोड़ा ज्यादा पुश किया। गौरव मेरे को बोलते कि 56-20 है, रिकॉर्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, बोले पर 56 में नहीं करना है, 55 में करना है, घंटा ही चेंज कर दो, आवर का वो है ना मार्क, वो चेंज कर दो। फिर वहां से मैंने ज्यादा पुश किया थोड़ा, तो 55 में तभी आया अराउंड। अब तो 4 साल हो गए, तो 4 साल से भी स्टिल स्टैंडिंग है रिकॉर्ड, अभी भी किसी ने मतलब अटेम्प्ट किया नहीं। तो कई लोग मुझे बोलते हैं आप खुद ही तोड़ दो अपना रिकॉर्ड। मैं क्यों तोड़ू अपना रिकॉर्ड, पहले कोई और तोड़े ना, चलो तब उसके बाद देख सकते हैं। अदरवाइज जब जो चीज खड़ी है अच्छी खासी, उसको क्यों हिलाना है, वो चीज। पारस भाई, लास्ट में कौन कौन था जब मतलब आप वहां पे पहुंचे? कौन कौन खड़ा था वहां? लास्ट में एक मेरे छोटे ब्रदर था, और एडी मेरे काफी अच्छे है, दिल्ली से मीडिया के ही है वो, उन्होंने ले भी थे, वो उन्होंने शूट किया, ले से वो फ्लाइट करके कन्याकुमारी पहुंचे। तो वो 2 थे वहाँ पे, और एक और हमारे लोकल एसेट थे वहाँ कन्याकुमारी के, मिस्टर गणेश, वो भी थे वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ पे एक गेजेटेड ऑफिसर भी प्रोवाइड करवाया था ऑफिशियल टाइमिंग नोट करने के लिए। वो 3-4 लोग थे वहाँ पे जी।
इसके अलावा पारस भाई जैसा आपने बताया कि ये काफ़ी लंबा और हेक्टिक था, नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल गाड़ी होती है वो तो इसमें आई थिंक नहीं इतना परफॉर्म कर पाती, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो आपको ऑब्वियसली करवानी ही पड़ी होगी जी। वो अपने मेंटल लेवल पे भी आपने चेंजेस किए, बट मशीन लेवल पे, गाड़ी के लेवल पे भी आपने कुछ तो चेंजेस किए होंगे, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो इसमें आपका गाड़ी का जो बेस है वो रिलायबल होना चाहिए। आप मॉडिफिकेशन भी उस पर कराओगे कि चैसी मतलब? नहीं, चेसी भी मानकर चलिए, बट इन जनरल एक ब्रांड का वैल्यू होता है। जैसे जापानीज आर नोन फॉर द रिलायबिलिटी। आप चाहे इसूजू ले लीजिए, टोयोटा ले लीजिए, होंडा ले लीजिए, दे आर द रिलायबल कार्स। आप इन पे भरोसा कर सकते हो कि ये जो बेस है ये आपको, अगर आप इसमें प्रॉपर अल्ट्रेशन या प्रॉपर मॉडिफिकेशन करोगे जो आपको चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। और वही हुआ, क्योंकि मेरी इसूजू अराउंड 2 दिन 7 घंटे तक नॉन स्टॉप चल भी रही है, रुक भी रही है, AC 24/7 ऑन है, पर मेरी गाड़ी ना ओवर हीट हुई, ना मेरी गाड़ी में कोई मैकेनिकली कोई दिक्कत आई। सो बेस मेरा अच्छा था। दूसरी चीज़, मॉडिफिकेशन के एंड पे सबसे पहले मैंने सस्पेंशन अपग्रेड किया। सो नॉर्मल जो सस्पेंशन होता है उसका ऑयल उस लेवल का नहीं होता जो आपको लॉन्ग ड्राइव पे परफॉर्मेंस उतनी ही दे पाए। सो जो अदर जो परफॉर्मेंस शॉक्स आते हैं उनका फ़ायदा यही होता है कि आप अगर 4000 किलोमीटर भी गाड़ी चला रहे हो तो जो ट्रैवल आपको लेह में मिल रहा था सस्पेंशन का, जो स्टेबिलिटी आपको वहाँ मिल रही थी वही आपको कन्याकुमारी में मिल रही है। सबसे पहले सस्पेंशन चेंज करवाया। आफ्टर दैट आई हैव गॉन फॉर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। आई हैव रिमूव्ड द कैट। वहाँ मैंने कैटलिटिक कन्वर्टर उस रिकॉर्ड रन के लिए निकाल दिया था। रीज़न बीइंग कि वो एक ऑब्स्ट्रक्शन देता है, इंजन के टेम्परेचर्स, एग्जॉस्ट के टेम्परेचर राइज हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो वो निकाल दिया। स्ट्रेट पाइप किया था पूरा सिस्टम। उसके बाद एक फोर्स्ड इंडक्शन के लिए एयर का स्नॉकल लगता है गाड़ी में, छोटी सी डैम में कोल्ड एयर इनटेक बोलते हैं उसको। गाड़ी में स्नॉकल लगता है क्योंकि डीजल का सीधा सीधा गेम है। परफॉर्मेंस अगर आपको पीक चाहिए सो आपको एयर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, तो वो स्नॉकल से आपको मदद मिलेगी। और लेह में एक जगह मैंने शॉर्टकट में रिवर ही क्रॉस कर दी थी, तो वहाँ भी मेरे को वो स्नॉकल ने अराउंड 10 से 15 मिनट सीधे सीधे बचाए। ठीक है। सो आफ्टर दैट इसूजू मेरी चिप ट्यून्ड है, ECU रिमैप्ड है उसका। सो इट गिव्स मी आउटपुट ऑफ अराउंड 195 bhp विद द हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। सो KNN का एयर फिल्टर मैं यूज़ करता हूँ, बॉक्स एयर फिल्टर विद द कनेक्टेड विद द स्नॉकल ओनली। तो वो रहा। और आपका अपना बस बेसिक अल्ट्रेशंस यही थी जो मैक्सिमम चीज़ें की थी। इसके अलावा खाने वगैरह का कैसे मैनेज किया? ऑन द गो ब्रो, ऑन द गो? ऑन द गो मतलब NH44 पे मैक्सिमम मेरे काफ़ी दोस्त हैं। सो जब भी आप बताते हो किसी को तो लोग आते हैं। अगर 40 किलोमीटर दूर भी घर है तो लोग आएंगे आपके पास। और अगर आप कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हो सो दे विल हेल्प यू अलॉट, एंड दे हेल्प्ड मी अलॉट टू बी वेरी फ्रैंक। जितने भी असेट मेरे थे, बीट नागपुर, बीट सुंदरनगर, बीट बैंगलोर, जितने मेरे प्लांट स्टॉप्स थे, तो वहाँ पे मुझे नॉर्मल जो फूड था वो मिला। बट मैंने फूड उतना खाया ही नहीं है पूरे रास्ते। मैंने आपको बताया मैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स पे था, जस्ट फॉर द एनर्जी। कार्ब्स। इसके अलावा पारस भाई एक और चीज़ बताएंगे आपको, जैसे आप गाड़ी में अकेले थे, GPS के थ्रू तो चलो मॉनिटर कर ही रहे थे आपको जो रिकॉर्ड वाले थे, इसके अलावा कोई और तरीका था जिससे मॉनिटर कर पा रहे थे आपको? सोलो रिकॉर्ड रन पे उन्होंने एक हार्डवायर्ड कैमरा फिट किया हुआ था। सो दे वर मॉनिटरिंग दैट आई वाज सोलो और नॉट, दैट्स इट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दे मॉनिटर यू थ्रू द your NHAI's toll system. So you will cross a toll, they will take the time. मतलब आपका वो फास्टैग का पूरा रिकॉर्ड लेंगे कि हाँ कौन से टाइम पे आपने कौन सा टोल क्रॉस किया, एंड दे विल मॉनिटर इट थ्रू देयर कैमरास। वो वहाँ उस कैमरा से मॉनिटर करेंगे हाँ ठीक है। क्योंकि सोलो रिकॉर्ड रन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आदमी सोलो है कि नहीं, दैट इज द मेन गेम। अदर देन दैट टीम रिकॉर्ड रन में कैमराज नहीं लगते क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 3 चलाए 5 चलाए। तो सोलो रिकॉर्ड रन की गेम ही यही है कि यू शुड बी सोलो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए वो रहता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको GPS का बताया, जो गाड़ी में लगता है उसका डेटा वो पूरा लेते हैं। तो पारस भाई, जैसा कि हम लोगों को पता है कि योकोहामा आपका ऑफिशियल स्पॉन्सर है जी, तो वो कैसे आपने मतलब अप्रोच किया उनको? अब जब मैं रिकॉर्ड रन के लिए प्लान कर रहा था सो योकोहामा से पहले भी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। कंटेंट पहले भी उनके साथ हम शूट करते थे, उनका कंटेंट भी शूट करते थे गोट्स के लिए भी। सो मैंने योकोहामा को इन जनरल अप्रोच किया कि मैं ये करना चाह रहा हूँ एंड फ्रॉम यू आई डोंट नीड एनी मनी। मुझे आपसे अराउंड 6 टायर्स चाहिए होंगे, 4 नॉर्मल सेट एंड 2 स्पेयर्स। सो
उन्होंने एक चीज़ पूछी कि आप मतलब हमसे ही क्यों टायर्स मांग रहे हो। मैंने उन्हें एक ही चीज़ कही कि अराउंड 70,000 में अपनी गाड़ी चला चुका हूँ और मैंने आज तक योकोहामा के अलावा कोई टायर इसमें डाला नहीं है। सो योकोहामा G015 उस वक्त वेरिएंट था, तो मैंने वो टायर इसलिए भी चूज़ किया कि एक तो उसका कंपाउंड इतना बढ़िया है ना, ग्रिप बहुत ही ज़बरदस्त है। सो उन्होंने वो भी एग्री किया उस चीज़ के लिए। तो आज भी आप एक चीज़ देखोगे, अभी भी अगर आप मेरे को गूगल पे सर्च करोगे तो मेरा नाम हमेशा योकोहामा के साथ ही आता है, इसूजू के साथ नहीं आता है, योकोहामा के साथ है, बिकॉज योकोहामा वाज द ओनली स्पॉन्सर। सो वहाँ से योकोहामा के साथ जुड़े, उसके बाद से मतलब कंटेंट उन्हें भी दे रहे हैं, प्लस अभी भी रिकॉर्ड बना ही रहे हैं। आपके पास इसूजू थी कार जी, तो आपने इसूजू को नहीं किया स्पॉन्सर, मतलब इसूजू से मैंने बात की थी, बट इन जनरल उन्हें समझ में नहीं आई बात उस वक्त। सो जब तक समझ में आई तब तक बहुत लेट हो गई थी। सो बनी नहीं कुछ बात इसूजू के साथ, तो वो चीज़ थी जी। इसके अलावा पारस भाई कोई अपने और भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, सो 2022 में हमने ये वाला रिकॉर्ड बनाया था। आफ्टर दैट 2024 में, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, गोट्स के साथ ही हमने टीम रिकॉर्ड रन बनाया था फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सो फ्रॉम लोएस्ट ऑल्टीट्यूड टू हाईएस्ट टू हाईएस्ट मोटरेबल रोड। लोएस्ट से कहाँ स्टार्ट? लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इज कुतनाड, दैट इज अराउंड -7 फीट बिलो सी लेवल। कहाँ है वो? ये अपना केरला, केरला, ओके। -7 फीट पे है। और उनमिंगला इज इन लद्दाख, 19,024 फीट। सो वो वाला रिकॉर्ड हमने एज अ टीम किया। सो इसमें हम 4 लोग थे, मी, गौरव, सूरज भाई एंड शाश्वत भाई। सो हम 4 लोगों ने वो कुतनाड़ से स्टार्ट किया। दैट वी डिड इट इन अराउंड 66 आवर्स। सो उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो वो जो रिकॉर्ड रन हमने किया, दैट वाज इन द टाइम ऑफ रेन, जुलाई में किया था हमने 2024 में। रोड्स की कंडीशंस बहुत ही बुरी थी, विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादा बुरी हालत नॉर्थ होती ईस्ट में नहीं बड़ी, नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट कहाँ से किया था? केरला, हाँ केरला, सॉरी, साउथ से ऊपर नॉर्थ में। दूसरी चीज, मतलब मैंने अपने रिकॉर्ड रन के बाद उस रिकॉर्ड रन में एक चीज देखी, अगर किसी को टीम करना है चाहे सोलो करना है, नीचे से ऊपर मत करो भाई, ऊपर से नीचे ही ऊपर से नीचे करो। हम लोगों को ऑल्टीट्यूड की इतनी दिक्कत आई, मतलब बीइंग प्रोफेशनल्स हम पूरे जून में लद्दाख में थे चारों। हम एक एक्सपीडिशन कर रहे थे, जुलाई में हमने रिकॉर्ड किया, हमें ऑल्टीट्यूड की दिक्कत आ गई। ऑल्टीट्यूड सिकनेस ऑल्टीट्यूड सिकनेस, यस। दो दिन में अगर आप -7 से 19 के साथ चढ़ोगे, आती है दिक्कत। तो वहाँ पे जेनेटिक्स भी काम नहीं करते। तो 2024 में हमने ये वाला रिकॉर्ड किया था। ये फर्स्ट ही था, मतलब ये कोई ऐसा किसी का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया था हमने। सो फर्स्ट रिकॉर्ड अटेम्प्ट ही था ये पे, तो बढ़िया था वो वाला भी। तो गुड टीम गेम। पारस भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रेंड भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट भी ईवीज की ओर ज्यादा फोकस कर रही है, तो इसमें भी आपने एक रिकॉर्ड बनाया था जितना मैंने देखा था जी, लास्ट तो उसके बारे में बताएंगे आप? मैंने वो भी टीम रिकॉर्ड रन ही था। उसमें माउंटेन गोट्स की तरफ से ही था वो रिकॉर्ड रन, BMG के साथ कोलैबोरेशन में। सो लास्ट ईयर मैंने वो रिकॉर्ड रन बनाया था नवंबर में, आई थिंक, हाँ नवंबर में, दिवाली के टाइम के आसपास की बात है। सो दैट वाज द सेम रूट फ्रॉम लेह टू कन्याकुमारी, बट इन अ इलेक्ट्रिक कार। सो इलेक्ट्रिक का देखिए, बात यह है कि अगर आप ड्राइविंग की बात करें तो जो आपका पिकअप है दैट इज इंस्टेंट। सो उसमें डिले कोई भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वाइब्रेशंस कोई भी नहीं है। और तीसरी चीज, आपको जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनका बैटरी पैक जो होता है वो फ्लोर पे होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत तगड़ा है गाड़ी का, मतलब टर्न्स वर्न्स आप बढ़िया प्यार से ले सकते हो। सो दैट रिकॉर्ड वी मेड इट इन द MG Windsor EV Pro। सो उसमें वो रिकॉर्ड किया था। उसमें टीम के मेंबर्स भी थे, मीडिया भी था। सो एक बैकअप गाड़ी था ईसुज़ू साथ में। सो इलेक्ट्रिक गाड़ी में चार्जिंग का अगर आप सॉर्टेड हो, सो उसमें हमें चार्जिंग में बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली, बहुत चीज़ें देखने को भी मिली। पूरे इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है वो भी देखने को मिला, और आप कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। क्योंकि पहले हम मनाली से ले गए, फिर लेह से कन्याकुमारी गए, फिर कन्याकुमारी से बैंगलोर वापस आए, बैंगलोर में हमने ड्रॉप की वो गाड़ी। सो अराउंड 6-6.5 हज़ार किलोमीटर हमने वो ट्रैवल किया उस इलेक्ट्रिक गाड़ी में। सो वो है, थोड़ा सा आपको अपना रेंज एंग्जाइटी भी देखनी पड़ती है। अब अपनी गाड़ियों को हम रिजर्व पर तक भी ले जाते हैं, बट ईवी को हम मतलब 20% के बाद तो सोचना पड़ता है कि अब तो मतलब कहाँ मिलेगा, बदलना पड़ जाए। जी। तो वो थोड़ा सा है, बट अदर देन दैट ईवी एक टेक्नोलॉजी चेंज जो हो रहा है,
सबसे पहले ड्राइव इन पार्किंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर पर भी आप चार्जर लगा सकते हो, नॉट चार्जिंग फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट से तो बहुत टाइम लगता है। एक छोटा 3 किलोवाट का या 4 किलोवाट का चार्जर भी लग जाता है, सो वो भी आप लगा सकते हैं, अप टू 10 किलोवाट जो घर के चार्जर्स होते हैं। अदर देन दैट ऑन द गो आपको 60 किलोवाट्स 120 किलोवाट तक के चार्जर्स भी मिलेंगे, जो डीसी फास्ट चार्जर्स होते हैं, जो ऑन द गो आपको मिलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक में मेरे लिए भी एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, सो इट टुक अराउंड 83 आवर्स 83 आवर्स हमने वो किया था एमजी के साथ। एक्सपीरियंस अलग था नो डाउट, बट मज़ा आया, उसमें भी अलग चैलेंज था। उसमें स्ट्रेटेजिकली वो बहुत साउंड रिकॉर्ड था, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, वो टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा एडवांस था जी। पारस भाई, जैसे आपने खुद जब रिकॉर्ड बनाया था तब आपने बहुत टाइम लगाया था, मतलब कि 6 महीने आपने प्लानिंग में लगाए थे, तो इसमें कितना टाइम लगा और कौन कौन थे टीम मेंबर्स इलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिक वाली में? सो इलेक्ट्रिक में बेसिकली हमें जब कॉल आया था कि जेड अपना विंडसर ईवी के साथ ही करना है, सो अराउंड, अब देखिए 2 चीज़ें होती है सर। सोलो वाले रिकॉर्ड रन पे मैं अकेला था, यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक के साथ रिकॉर्ड बनाया तो पूरी टीम थी, तो जो चीज़ मुझे 6 महीने लगे प्लान करने में, वो पूरी टीम ने 1 महीने में कर लिया। सो सूरज भाई, शाश्वत भाई, गौरव, मैं प्लानिंग पे बैठे, टाइम शीट पे बैठे, गाड़ी हमने अराउंड 1 महीने पहले एक्वायर कर ली थी, 1 महीने तक हमने गाड़ी साथ रखी, उसकी टेस्टिंग शाश्वत भाई ने की, सूरज भाई ने की, मैंने की, कि क्या रेंज आ रही है, पहाड़ों में क्या रेंज आ रही है, प्लेन्स में क्या रेंज आएगी, उसके डिफरेंट रीजनरेशन के मोड्स चेक किए। सो 1-1.5 महीने में वो हमारा हो गया था विद द प्लानिंग जी। क्योंकि अब वही बात है ना कि 2 से जब 4 हाथ हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका आइडियाज भी नहीं आएंगे, टाइम भी कम लगेगा चीज़ों को जी वो चीज़ है। ईवी में शायद थे भी आप लोग पहले ही थे जिन्होंने किया ये जी, ईवी में लेह टू कन्याकुमारी के लिए हम पहले थे, बट फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी काफ़ी रिकॉर्ड रन हुए हैं, क्योंकि वहाँ चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। सो लेह टू कन्याकुमारी में जो केलोंग में चार्जिंग स्टेशन अभी खुला है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, उसने हमें फ़ायदा दिया काफ़ी, नहीं तो अदरवाइज लेह मनाली नहीं हो पाता हमसे। सो उस चार्जिंग स्टेशन के खुलने के बाद काफ़ी हमें मदद मिली, क्योंकि मनाली आप जैसे ही पहुंचोगे फिर वहाँ पे आपको चार्जिंग मिल जाएगी, उसका चंडीगढ़ भी मिल जाएगी, तो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम है आपका सिर्फ मनाली से लेह के लिए जी। पारस भाई, जैसे आपने ये सेम रूट पे पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ी के साथ भी काम किया है और इलेक्ट्रिक के साथ भी काम किया है, तो आप एक मेजर ये बात तो मैंने भी अभी देखी है। लोएस्ट टू हाईएस्ट एमजी हेक्टर में हमने किया था, वो पेट्रोल थी, मैंने नॉर्थ टू साउथ पहले अपना डीजल में किया और अब ये इलेक्ट्रिक में। गुड बना, ये बढ़िया। मैं वही पूछ रहा था, तो आपका एक कोई पेट्रोल और ये आपने चार्जिंग स्टेशन वाला तो एक इशू बताया जी, इसके अलावा कोई और इशू है जो आपको लगा कि कोई डिफरेंस लगा कि इलेक्ट्रिक में या पेट्रोल में किसी में भी कंपैरेटिवली? हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक और नॉर्मली आईसी इंजन्स की बात करूँ, दोनों चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम पता कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आपको प्लान रहना पड़ेगा, आप अपनी विल पे टाइम कवर अप नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि देखो, स्ट्रेटेजिकली इट्स एज सिंपल एज दैट। आप चंडीगढ़ पहुंच गए, चलिए चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ से आपको हर जगह चार्जिंग स्टेशन मिल रहे हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली अगर आप एक डिस्टेंस लो अराउंड 3000 किलोमीटर्स, जो कि लगभग चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी है, तो 3000 किलोमीटर्स में या तो आप पूरा गाड़ी को भगाते हुए जाओ और जो आपने 10 से 12 चार्जिंग स्टॉप्स लेने हैं उसको आप 18 कर लो, या फिर आप एक नॉर्मल पेस पे जाओ और 10 ही चार्जिंग स्पॉट्स रखो अपने। 300 की रेंज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। आपने 6 चार्जिंग स्पॉट ज्यादा दिए तो 6.5 घंटे आपके बढ़ गए सीधे सीधे। क्या आप 6.5 घंटे का जो डिस्टेंस है आप कवर कर रहे हो? सो इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। पेट्रोल और डीजल गाड़ी में ऐसा सिस्टम है कि आपको पता है फ्यूल स्टेशन आज ना तो कल मिलना ही है। आपको अगर 300 किलोमीटर के पैच में अच्छे रोड कंडीशन मिल रहे हैं तो आप वहां पे पंच इन करके कवर कर सकते हो डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर रोड भी अच्छा है और आपकी अगर स्ट्रेटेजी पहले ही बनी हुई है तो आप वहां पे पुश नहीं कर सकते, तो वो डिफरेंस है डेफिनेटली जी। इसके अलावा मेरे को एक और इशू लगता है जो है फ्यूल कहीं ना कहीं आप कैरी कर सकते हैं और ऊपर से चार्जिंग स्टेशन में जनरली जो रहता है कि चार्जिंग क्विकली नहीं होती, क्या पता चार्जिंग स्टेशन आपको फुल मिले, ये वाले इश्यूज भी तो काफी आ सकते हैं। वो हमारे साथ भी आए कई जगह पे, बट ब्रो देखो 2 चीजें होती है। इफ यू आर मेकिंग अ रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ यू आर ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड जो पहले ही बना है,
अब हमने तो चलो ठीक है इम्प्रोवाइज किया, जितना हमसे हुआ जैसा हुआ हमने वो इम्प्रोवाइज करके हमने बना दिया रिकॉर्ड। फॉर द पर्सन हु विल ट्राई टू ब्रेक आवर रिकॉर्ड, उसे तो गलतियां नहीं करनी पड़ेगी ना, उसे और ज्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मान लीजिए हम उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करते हैं किसी और का रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, हमें और ज्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको एंजाइटी तो वो रहेगी ही, खासकर इतने लॉन्ग एंड्योरेंस रन्स में। जो नॉर्मली लोग ओन कर रहे हैं गाड़ियां, उनको तो चलिए घर पे चार्जिंग है, चलिए नहीं भी हुई चार्जिंग, गाड़ी खड़ा के चले गए, ज्यादा यही होगा, ज्यादा गाड़ी खड़ी हो जाएगी किसी जगह पे, पार्क करके चले गए, टो करके ले गए। बट हमारे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं था ना, सो वो चीज है। तो पारस भाई, इस पॉडकास्ट के लिए थोड़ा सा स्पेशल हम करना चाहेंगे, एक रैपिड फायर पूछना चाहेंगे आपसे। ओके। तो बाइक और कार, कार। टफ टेरेन्स और प्लेन्स, टफ। ईवी और पेट्रोल, पेट्रोल एनी डे। मैनुअल और ऑटोमेटिक, मैनुअल। मोटो जीपी और F1, F1। मैक्स और लुइस, मैक्स। अदर पॉडकास्ट चैनल और हिमालयन लेजेंड्स। हिमालयन लेजेंड ऑब्वियसली। दोबारा से भाई एक और सवाल इसके बाद, मेरे को तो कोई नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेस आपने हिमाचल में तो एटलीस्ट छोड़ा होगा जहां आप गए नहीं हो। नहीं, हिमाचल बट इसके अलावा इसमें आपको ऐसा बताएंगे कि मेमोरेबल राइड या फिर बहुत ही मजा आ गया हो, कि मतलब मेमोरेबल राइड मेरी 2024 में ऑन बाइक ही आई है। सो साउथ का मैं जा ही रहा था रिकॉर्डन के लिए, तमिलनाडु देखा, सब कुछ देखा। केरला में हमने मुन्नार राइड की थी विद द हार्ले डेविडसन एंड माउंटेन गोट्स। सो उसमें मैं लीड कर रहा था। सो एक ट्रेल वहां पे हमने की थी, दैट वाज अ जंगल ट्रेल, एंड टोटल जंगल ट्रेल सिर्फ बाइक के बराबर जगह थी और पूरा कॉन्वॉय वहां से उतारा था हमने। वो मेरे लिए बहुत एपिक था, क्योंकि हम बेसिकली टिंटेड गॉगल्स यूज करते हैं ऑफ रोड वाले, तो वो गॉगल तक उतारने पड़ गए थे मुझे। अराउंड 12:31 का टाइम था दिन में, और इट वाज पिच डार्क इनसाइड अ फॉरेस्ट, और इतना कूल वेदर और इतनी मतलब रॉ ब्यूटी, मतलब ऐसा लग रहा था कि साइकिल चला रहे, और वो एक्चुअल में साइकिल ट्रेल ही थी। सो वो काफी अच्छी राइड थी। पूरा मुन्नार का जो एक्सपीडिशन था वो काफी मेमोरेबल था मेरे लिए। गुड एक्सपीडिशन। कितने लोग गए थे वैसे आप उस टाइम पे? मुन्नार राइड पे अराउंड 20 बाइक्स थी हमारी, और ऑफिशियल्स हम 7-8 लोग गए थे जी। पारस भाई, आज के टाइम में अगर हम देखें ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब बाइक बहुत ही रैश चलाते हैं, रोड सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं देते। बाइक क्या, गाड़ी भी, बाइक गाड़ी सब कुछ, और मतलब सबको लगता है कि स्पीड ही सब कुछ है। एंड तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, रोड सेफ्टी इंडिया में बहुत ज़रूरी हो गई है। रीज़न बीइंग कि एक तो वी आर सो मच पॉपुलेटेड, ट्रैफिक हर जगह है। दूसरी चीज़, अवेयरनेस लोगों में उतनी नहीं है, हर एज का आदमी गाड़ी चला रहा है। दूसरी चीज़, आपका ओवर स्पीडिंग, प्लस जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन क्या, एक टाइम आता है ब्रो, यंग एज है, यंग एज में हम भी ऐसे ही थे, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। चलिए, भगवान की दया से हमें कुछ हुआ नहीं, ना हमने किसी को डैमेज किया। हमें एक्सपीरियंस आया जब पूरे इंडिया में हमने ड्राइव किया, हमने पूरे इंडिया में ड्राइव करते हुए लोगों को देखा, हमने क्रैशेस देखे। आपको पता है, अगर हाईवे पे आपका क्रैश हुआ है ना, लोग उठाते भी नहीं है, अगर मर गया इंसान तो लोग उठाते भी नहीं है। कई कंट्रीज में, चलिए इंडिया में तो अभी ऐसे लॉ नहीं है। नेपाल हम गए थे, नेपाल में हमने एक लॉ सुना है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये, सो ट्रक ड्राइवर्स की एक कम्युनिटी बनी हुई है, वो हर महीने का पैसा डालता है ड्राइवर वहाँ, एक इंश्योरेंस टाइप है वो। अगर आपने किसी को ठोक दिया और वो बच गया, तो आपको उसके इलाज में खर्चा देना है जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं होता, फर्स्ट थिंग। पर अगर आपने उसको ठोक दिया और वो मर गया, तो 1 टाइम पेमेंट है 5 लाख। तो जो डार्क ट्रूथ इसके पीछे है, जो ट्रक ड्राइवर से अगर कोई ठुकता है ना, वो रिवर्स करके उसको पूरा ही मार देते हैं नेपाल में। 5 लाख ही देना है ना 1 टाइम सेटलमेंट के लिए, पूरा ही खत्म कर देते। और वो जो हर महीने की कमेटी डाल रहे, वो पैसा वहां जाता है। सो रिस्की बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, ये जो एनर्जी है, इसको चैनलाइज करें। सेम हम बात कर रहे थे, मोटर स्पोर्ट्स में जाएं, मोटर स्पोर्ट्स में खुद को प्रूव करें। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जब हम लोग रैली में गए थे, मुझे भी मेच्योरिटी रैली से ही आई है। तो जब आप एक क्लोज स्टेज पे रैली करते हो ना, तो आपको अंदर से आवाज आती है, भगा ये बहुत तगड़ा है, ये भगा ना, यहाँ तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है।
आया भी उसी काम के लिए। जितने वाले रीजन देते हो आप, कितना दम है, भगा। उसके बाद आपको अपनी स्किल और दूसरे लोगों की स्किल का पता लगता है। जो प्रोफेशनल राइडर्स आते हैं, जैसे टीवीएस रेसिंग टीम आती है, केटीएम की ऑफिशियल टीम आती है, या कोई सीनियर राइडर है जिसने रैलीज कर रखी है, जब वो आपको ओवरटेक मार के जाता है ना, तब पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मेरा तो ये मानना है, हिमाचल में भी काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं। चलिए हमारे शिमला वाली साइड उतना नहीं है, बट कुल्लू एंड मनाली साइड काफ़ी इवेंट्स है। रैली ऑफ हिमालयाज होती है, कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड होता है। सो एक एनक्लोज ट्रैक पे आप जाइए, पूरी साल तैयारी कीजिए, क्लोज एरिया में ही तैयारी कीजिए। खुली जगहों की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा है। हमारी थाचे काफ़ी खुली है, नॉर्मल ग्राउंड्स है काफ़ी, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, जाइए वहाँ पे प्रूव कीजिए ना, नाम वैसे बनाइए ना, ताकि आपको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और आप सेफ भी रहे और बाकी लोग भी सेफ रहे। और पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि भाई मेरा लड़का बहुत तेज गाड़ी चलाता है, क्योंकि मेरे घर वालों को भी यही सुनने को मिलता था पहले। अब मैंने रोड पर चलना, अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्टेज नहीं है या मेरे पास रेडियो कम्युनिकेशन नहीं है, मैं बिना कॉल के मैं तेज चलता ही नहीं हूँ, बहुत आराम से बढ़िया चलता हूँ। रीजन बीइंग कि हमने बहुत सारी चीजें कर चुके हैं हम। तो पेरेंट्स जिनको ये दिक्कत आ रही है, वो ट्रैक पे डालिए ना, मोटर स्पोर्ट्स में डालिए, पैसा लगाइए अपने लड़के पे, उसको तैयार कीजिए, फिर वहां देखिए ना परफॉर्मेंस क्या है, कितना परफॉर्म कर सकते और दूसरी चीज वो नहीं भगाएगा फिर रोड पे, मेरी गारंटी। क्योंकि आप उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे हो, क्लोज एरिया दे रहे हो, सेफ्टी इक्विपमेंट दे रहे हो। अगर कोई राइडर है बाइक वाला, उसको राइडिंग गियर पूरा प्रॉपर इन्वेस्ट करो ना, इन्वेस्ट करो 70-80 हज़ार, बाइक पे इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद ट्रैक पे चलाओ, वहां पे आप बहुत ज्यादा सेफ रहोगे। अगर आपने राइडिंग गियर भी पहना है, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। और वो ट्रैक भी वैसा बनाते हैं, टेक्निकल बनाते हो, ऐसा नहीं हो कि स्ट्रेट पैच में भगा रहे हो, उसमें टर्न्स भी आपको लेने हैं। और एक राइडर या एक ड्राइवर जो भी है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे नहीं फास्ट होते, जितने भी आप ड्राइवर्स देखोगे गेम ही टर्न्स का है। तो हाँ, कॉर्नर्स पे आप या ग्रेवल ट्रैक पे जो आप टर्न ले रहे हो, वो आप कितना तेज ले रहे हो, वहां से आपकी टाइमिंग आएगी। अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है ये। कुल्लू में आप सर्च कर लीजिए, कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड करके है, 2-3 सालों से हो रहा है, उसमें डालिए। एंट्री भी कोई ज्यादा नहीं है, 500 पर रन है। अगर आपने 4 रन भी माने, 2000 रुपए, जाओ। मेरा तो ये मानना है वो सबसे बेस्ट रहेगा रोड सेफ्टी के लिए जी। सो थैंक यू सो मच पारस भाई। सबसे पहले तो सॉरी कि पहला जो एपिसोड हमने शूट किया था वो हो गया डिलीट, हाँ, वो हमने 1 साल पहले लास्ट डे हाँ, शूट किया जी, था। जी, जी। ये सेकंड टाइम है। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप कल ही एक्सपीडिशन है और फिर आज आपने हमें टाइम दिया। टैन भी इतना तभी हो रखा है ताजा में, ये 1 महीने से तो। सो थैंक यू सो मच पारस भाई। नहीं ठीक है, थैंक यू पारस भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक पॉडकास्ट देख रहे हो, इफ़ यू लव टू रेस, इफ़ यू लव टू ड्राइव, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट योकोहामा टायर्स। और जितने भी सारे लिंक्स है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।